गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इंटीग्रल का एक सम देखेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रल कॉस रेज टू 7x dx। हमेशा याद रखिएगा, ये प्रॉब्लम इस टाइप का है कि कॉस के ऊपर जो यहाँ पे आपको पावर दिखाई दे रही है ना, वो ऑड नंबर है। अगर ये प्रॉब्लम कॉस रेज टू ऑड नंबर x dx होगा तो कैसे सॉल्व करना है ये मैं बता देता हूँ। इस टाइप का एक और प्रॉब्लम भी होता है जिसमें कॉस के ऊपर इवन पावर होती है, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल इस प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रल कॉस रेज टू 7x dx। अक्सर जब भी पावर ऑड होती है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। आई विल रीराइट द प्रॉब्लम एज I इज इक्वल टू कॉस रेज टू 6x इंटू कॉस एक्स dx। यहां पे हमेशा क्या करना है, जो भी ऑड पावर है उसमें एक पावर कम करके एक cos x सेपरेट करना है। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रल cos रेज टू 6x के जगह पे लिखता हूं cos स्क्वायर x ब्रैकेट का क्यूब इंटू cos x dx। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं। आई विल राइट वी नो दैट cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है 1। ये 10वीं में इस्तेमाल की गई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो उसी के मुताबिक मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अगर ये वैल्यू मैं यहां पे सब्सटीट्यूट करूं तो मेरा प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से दिखेगा। आई विल राइट ऑन सब्सटीट्यूटिंग वी गेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल cos स्क्वायर x के जगह पे मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x ब्रैकेट का क्यूब इंटू बाहर वाला cos x एज इट इज dx। अभी यहां पे मुझे सब्सटीट्यूशन करना होगा। सब्सटीट्यूशन कैसे करूंगा, देखो यहां पे अपने आप से सवाल करना है dx के साथ कौन सी टर्म मौजूद है, cos x। अभी फिर एक बार सवाल करो, cos x किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव है, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो cos x जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव है वो फंक्शन है sin x, तो मुझे sin x को t कहना होगा। आई विल राइट लेट sin x इज इक्वल टू t। उसका मैं डेरिवेटिव निकाल दूंगा, sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, t का डेरिवेटिव होता है dt अपॉन dx। इसका मतलब हुआ cos x एज इट इज रहा, जो अपॉन dx है यहां जाके इंटू dx बनेगा इज इक्वल टू dt। ये सब चीजें अगर मैं प्रॉब्लम में सब्सटीट्यूट करूं तो मेरा प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऑन सब्सटीट्यूटिंग वी गेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर x विल बिकम t स्क्वायर ब्रैकेट का क्यूब एज इट इज होगा इनटू ये cos x dx, दोनों को मिला के मैं लिख सकता हूं dt। इसका मतलब जो ओरिजिनल प्रॉब्लम cos x dx के फॉर्मेट में था, यानी कि cos रेज़ टू 7x dx के फॉर्मेट में था, मैंने उसे t वाले अल्फाबेट में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो मैं लिखूंगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल, अभी 1 माइनस टी स्क्वायर ब्रैकेट का क्यूब, ये मुझे एक्सपांड करना होगा। आई नो द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब। a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इसी फॉर्मूला का अगर मैं यहां पे इस्तेमाल करता हूं तो मेरा प्रॉब्लम बनेगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 माइनस टी स्क्वायर ब्रैकेट का क्यूब, मतलब a माइनस बी ब्रैकेट का क्यूब फॉर्मूला के मुताबिक होगा a क्यूब यानी कि 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर बी यानी कि 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। यहां पे एक चीज के बारे में आपको ध्यान देना होगा, a के जगह पे मैंने रिप्लेस किया है 1 को और b को रिप्लेस किया है टी स्क्वायर से, तो मेरा फॉर्मूला बना a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। बाहर वाला dt एज इट इज है, तो इसका मतलब हुआ I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 का क्यूब होता है 1 माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर का मतलब हुआ 3t स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा टी रेज टू 4, मतलब 3 इंटू टी टू द पावर 4 माइनस टी स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा टी टू द पावर 6। बाहर वाला dt बरकरार रहेगा, इसका मतलब हुआ I इज इक्वल टू, अभी मैं इंटीग्रेशन को सेपरेट करूंगा,
1 dt माइनस इंटीग्रल 3t² dt प्लस आगे कुछ इस तरीके से आएगा I इज इक्वल टू 1 dt का इंटीग्रल आएगा सिंपली t माइनस 3t² में मैं एक और स्टेप भी लिख देता हूं, फिलहाल इंटीग्रल 1 dt बरकरार रखता हूं। 3t² में 3 कांस्टेंट है, उसे इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लेता हूं, अंदर बचेगा t² dt प्लस 3t⁴ dt में 3 कांस्टेंट है, वापस एक बार उसे इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लिया, माइनस इंटीग्रल t�6 dt। यहाँ पे हर एक जगह पे सिर्फ ये इंटीग्रल छोड़ के बाकी सभी जगह पे मुझे इंटीग्रल का x⁴n dx का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। इंटीग्रल x⁴n dx का आंसर होता है x⁴n+1 अपॉन n+1 प्लस c, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सभी जगह पे होता ही है। इसी फॉर्मूला का मुझे यहाँ और यहाँ इस्तेमाल करना होगा, तो मेरा आंसर बनेगा I इज इक्वल टू 1 dt का इंटीग्रल आएगा t माइनस बाहर वाला 3 एज इट इज, t² का इंटीग्रल अगर मैं इस फॉर्मूला से करूं तो वो बनेगा t⁻² + 1 अपॉन 2+1 प्लस बाहर वाला 3 एज इट इज। t⁴ का इंटीग्रल करने के लिए अगर मैं इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करूं तो मेरा इंटीग्रल बन जाएगा t⁴ + 1 अपॉन 4+1 माइनस t�6 का इंटीग्रल इसी फॉर्मूला के मुताबिक हो जाएगा t�6+ 1 अपॉन 6+1। पूरा इंटीग्रेशन निकाल के हो चुका है, सबसे लास्ट में आएगा प्लस c, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब हुआ I इज इक्वल टू t माइनस 3t³ अपॉन 3 प्लस 3t⁵ अपॉन 5 माइनस t�7 अपॉन 7 प्लस c। लेकिन t ओरिजिनल प्रॉब्लम में तो था ही नहीं, t मैंने माना हुआ अल्फाबेट है, इसके जगह पे मैंने t माना था sin x, तो रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t, रीसब्स्टिट्यूटिंग ओरिजिनल प्रॉब्लम का फाइनल आंसर बन गया I इज इक्वल टू t के जगह पे आएगा sin x माइनस ये 3 इस 3 के साथ चला जाएगा, खाली t³ बचेगा, इसका मतलब sin x का क्यूब प्लस 3t⁵ अपॉन 5 यानी कि 3/5 sin x⁵ माइनस 1/7 बाहर रखता हूं, यानी कि ऊपर कुछ भी नंबर नहीं है, मतलब 1 होता है, अपॉन 7 दैट इज 1/7। t⁻7 का बनेगा sin x⁵, लास्ट में आएगा प्लस c। एक और स्टेप बना के अगर फाइनल आंसर लिखना चाहूं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, sin x माइनस sin³ x प्लस 3 sin⁵ अपॉन 5 माइनस sin�7x अपॉन 7, अंत में आएगा प्लस c। इसका मतलब ये दिया हुआ जो ओरिजिनल प्रॉब्लम था उसका ये फाइनल आंसर है।